हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। मैं समता शुक्ला आपको बायो में हेल्प कर रही हूँ बच्चों। बायो में हम हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में आप पढ़ चुके हैं, हम दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे और कुछ और डिसऑर्डर्स जो हैं इस चैप्टर में आपको उसके बारे में पढ़ना है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आपका हीमोफीलिया आता है। हीमोफीलिया कैसा है? एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। यानी कि रेसेसिव डिजीज होने का मतलब क्या है कि यदि दोनों जीन, जो दोनों अप्रभावी वाले जीन जब एक साथ आएंगे तब ये डिजीज जो है वो उभर के सामने आती है। अदरवाइज ये रेसेसिव रहती है, यानी कि अप्रभावी रहती है। इसमें होता क्या है? द डिफेक्टिव इंडिविजुअल कंटिन्यूअसली ब्लीड टू अ सिंपल कट, यानी कि साधारण सी चोट से भी हीमोफीलिया ग्रसित व्यक्ति जो होता है उसमें लगातार ब्लीडिंग होती रहती है और वो रुकने नहीं पाती। ब्लीडिंग होती रहती का मतलब, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होने का मतलब है कि जो रक्त स्त्राव है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो अत्यधिक रक्त स्त्राव के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ब्लीडिंग रोकने के लिए जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन चाहिए होती है, वो प्रोटीन इस डिजीज में अफेक्टेड होती है बाय बर्थ। तो उससे क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, इसलिए एक्सेस ब्लीडिंग होने के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। The gene for hemophilia is located on X chromosome. हीमोफीलिया के लिए जो जीन उत्तरदायी होता है वो X क्रोमोसोम पर होता है। In this disease, a single protein that involved in the clotting of blood is affected. इसमें वही सिंगल प्रोटीन अफेक्टेड होती है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए उत्तरदायी होती है। और ये ट्रांसमिट कैसे होती है डिजीज? ये ट्रांसमिट डिजीज होती है एन अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल, एक जो कोई महिला है उस महिला के अंदर हीमोफीलिया का रोग नहीं है, केवल वो वाहक है, कैरियर है उसकी, उससे किसी मेल प्रोजेनी को, या तो अब साधारण भाषा में कहें कि वाहक मां से होने वाले पुत्र को ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। अब सवाल है कि क्या वाहक महिला से होने वाली पुत्री को नहीं हो सकती? तो उसके बारे में हम आगे समझेंगे कि ऐसा कैसे संभव हो पाता है। एक केस लेते हैं। मान दो तरीके के केसों की संभावना है, दो तरीके की संभावना है कि हाँ किस तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है। मान लीजिए फादर अनअफेक्टेड है हीमोफीलिया से, यानी कि सामान्य पुरुष का विवाह यदि ऐसी महिला से हो जाए जो महिला हीमोफीलिया की कैरियर है, हीमोफीलिया की वाहक है, पर बीमार मतलब हीमोफीलिक नहीं है। वो हीमोफीलिक नहीं होने का मतलब क्या होता है? वो वाहक है, तो इसका मतलब क्या होगा? जब उसके चोट लगेगी तो ब्लीडिंग होगी, तो ब्लड क्लॉटिंग होगी उसके शरीर में, तो वो सामान्य महिला होगी। केवल उसके एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिक वाला जीन मौजूद है, तो वो वाहक है इस बीमारी की। अब इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि एक सामान्य पुत्र का जन्म हो सकता है, क्योंकि पिता जो है, जो फादर है, वो अनअफेक्टेड है इस रोग से, तो हो सकता है संभावना ये बने कि एक सामान्य पुरुष का जन्म हो। अगर जो महिला का अनअफेक्टेड एक्स वाला क्रोमोसोम है वो अगर वाई के साथ मैच करता है तो एक सामान्य लड़के का जन्म हो सकता है, एक सामान्य पुत्र का। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि एक सामान्य पुत्री का जन्म हो सकता है जो न तो वाहक है और न ही इस बीमारी से पीड़ित है। तीसरी संभावना में क्या हो सकता है? एक ऐसे पुत्र का जन्म हो जाए जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, उसके पिता जो हैं वो अनअफेक्टेड थे हीमोफीलिया से, उसके बावजूद भी माँ के वाहक होने के कारण, क्योंकि माँ इसकी कैरियर थी हीमोफीलिया की, तो इस कारण से ये संभावना है कि एक्स अगर जो अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम था हीमोफिलिक जीन से, उसका मैच अगर पुरुष के यानी पिताजी के सामान्य वाई से मैच होता है तो एक हीमोफीलिया रोग से ग्रसित पुत्र का जन्म होगा।
और चौथी संभावना ये है कि एक पुत्री का जन्म हो जो सेम मदर की तरह ही हीमोफीलिया की वाहक हो या कैरियर हो। अब ये तो बात हो गई बच्चों ऐसे केस की जो एक सामान्य बात है जिसमें महिला वाहक है और पुरुष जो है वो अनअफेक्टेड है। अब एकदम अगर वर्स्ट सिचुएशन की बात कर ली जाए, एकदम वर्स्ट सिचुएशन की बात कर ली जाए कि जो फादर हो, यानी कि हीमोफिलिक ज्यादातर मेल होते हैं, तो जो फादर है वो हीमोफिलिक हो, है ना, और जो मदर हो वो कैरियर हो, यानी दोनों के एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया वाला जीन मौजूद हो। ऐसी परिस्थिति में क्या क्या संभावनाएं होंगी? देखो 3:1 का ही रेशियो आ रहा है, मतलब 3 केसेस ऐसे होंगे जिसमें बीमारी का असर होगा। 25% ही संभावना है कि बच्चा जो है वो बीमारी के बिना हो जाए। अब उसमें 25% संभावना में क्या है, यदि महिला का नॉर्मल एक्स जो है पुरुष के नॉर्मल वाई के साथ कॉम्बाइन करे तो एक बेटा हो सकता है जिसमें हीमोफीलिया का रोग नहीं होगा। दूसरा केस है कि एक बेटी हो सकती है जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो, है ना, और ये संभावना बहुत कम होती है। वर्स्ट सिचुएशन में ऐसी संभावना होती है। तीसरी सिचुएशन में देखते हैं कि एक बेटा हो सकता है जो हीमोफीलिया से ग्रसित हो, तो ये नॉर्मली उस सिचुएशन में भी हो सकता है जब पिता सामान्य हो और महिला कैरियर हो, तब भी ये सिचुएशन हो सकती है। और ये वर्स्ट सिचुएशन जहां पे पिता भी हीमोफिलिक है और माँ कैरियर है, इस सिचुएशन में भी ये संभावना हो सकती है। नेक्स्ट है एक महिला यानी एक पुत्री का जन्म हो सकता है जो हीमोफीलिया रोग की कैरियर हो। ठीक है, तो ये बच्चों इस चार्ट को आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में जिन्होंने नहीं बनाया है वो बना लेंगे। आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, एक दूसरे रोग के बारे में जानेंगे। हाँ, इसमें क्या देखा जा रहा है कि फीमेल सफरिंग फ्रॉम द डिजीज ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। यदि फीमेल ऐसी डिजीज से ग्रसित होती है तो केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही ऐसा होगा। फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच ऑफ फीमेल एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक। ऐसी संभावना में यदि पिता हीमोफिलिक हो और माँ उस रोग की कैरियर हो तभी ये संभावना होती है कि एक फीमेल यानी एक पुत्री हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो जाए। अफेक्टेड ट्रांसमिट्स द डिजीज ओनली टू द सन नॉट टू द डॉटर। जो ट्रांसमिशन होता है सामान्य तौर पर वो एक पुत्र में होता है, ना कि पुत्री में होता है। डॉटर क्या कर सकती है? डॉटर कैन रिसीव द डिजीज फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर। डॉटर जो है दोनों से इस डिजीज को रिसीव कर सकती है ना, मदर से भी कर सकती है और फादर से भी कर सकती है। दूसरा रोग है बच्चों इसी तरीके का जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये भी एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है इन विच पर्सन कैन नॉट आइडेंटिफाई फ्यू कलर्स। इसमें कुछ कलर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है रोगी। क्या होता है, हमारी जो आंखें होती हैं सामान्य नॉर्मल ह्यूमन रेटिना, उसमें 2 तरीके की लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, दैट इज नंबर 1 द रॉड सेल्स जो केवल लो लाइट में एक्टिव होती है। जैसे हम रात के अंधेरे में जब चल रहे थे तो हमें हल्का हल्का दिखाई पड़ता है, एकदम घुप नहीं होता, तो क्या होता है एक्टिव होती हैं ये लो लाइट में। और जो कोन सेल्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं नॉर्मल डे लाइट में, और ये कलर परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन सी? कोन सेल्स। तो 3 तरीके की कोन सेल्स होती हैं जो एक स्पेसिफिक वेव लेंथ पर एक्टिव हो जाती हैं। रेड कोन सेल्स जो हैं वो 64% होती हैं, ग्रीन कोन सेल्स जो हैं वो 32% होती हैं, और ब्लू कोन्स जो हैं वो 2% होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 तरीके की आपका कलर ब्लाइंडनेस बच्चों पाई जाती है। सामान्य तौर पर अगर हम जानते हैं तो जो ये वर्णांधता है उसके बारे में कि केवल लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता रोगी।
लेकिन एक्चुअल में ये 3 तरीके की होती है। मोनोक्रोमेटिज्म जो होती है, द कंडीशन ऑफ कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस इन विच ऑल कलर्स अपीयर एज शेड्स ऑफ ग्रे। मोनोक्रोमेटिज्म ऐसा सिचुएशन है जो जिसमें रोगी जो है वो किसी भी रंग में विभेद नहीं कर पाता, सारे कलर, सारी दुनिया उसको ग्रे शेड में दिखाई पड़ती है। दूसरा है डाइक्रोमेटिज्म, ऐसी कंडीशन जहां पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें केवल 2 कलर में परसेप्टिबल नहीं होगा, मतलब 2 कलर्स में विभेद नहीं कर पाएगा रोगी। और डेल्टोनिज्म जो है, द कंडीशन ऑफ कलर ब्लाइंड पर्सन हु अनेबल टू आइडेंटिफाई रेड एंड ग्रीन कलर। स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं इधर वाले जो ट्रैफिक लाइट है उसमें ग्रीन और रेड कलर दिखाई पड़ रहा है, पर यदि किसी वर्णांध व्यक्ति की आंखों से देखा जाए तो उसको ये जो लाइट है ना, ट्रैफिक लाइट, ये कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ेगी, जहां पे न तो रेड कलर क्लियर हो रहा है और ना ही ग्रीन कलर क्लियर हो रहा है। इसी तरह से सेब वाले डायग्राम पे आके देखते हैं, जो सामान्य व्यक्ति होगा उसको हरे रंग का सेब, पीले रंग का जो हल्का सा पकने वाला और लाल रंग का, तीनों सेब क्लियर अलग अलग रंग में दिखाई पड़ेंगे। पर यदि एक वर्णांध व्यक्ति की आंखों से देखा जाए तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है आपका, जिसमें एप्पल्स तीनों दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन तीनों का कलर जो है वो लगभग उसको येलो और ग्रेइश दिखाई पड़ रहा है, यानी रेड और ग्रीन उसकी आंखों से दिख नहीं रहा है, वो अपनी आंखों से लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या है, ये सिचुएशन है कलर ब्लाइंडनेस की। इसी तरह से ये डायग्राम देखेंगे, यहाँ पे आपका ये दिखाई पड़ रहा है कि गाजर है, ब्रोकली है, टमाटर है, अलग अलग सब्जियां हैं रंगीन। एक वर्णांध व्यक्ति की आंखों से देखा जाए तो ये सब्जियां जो है उसको सारी की सारी ग्रेइश नजर आती हैं। यहाँ पे देखा जाए ये जो लेडी है इसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है, लेकिन यदि वर्णांध व्यक्ति की आंख से देखा जाए तो वो जो रेड कलर की ड्रेस है वो उसको रेड नहीं दिखाई पड़ रही, ग्रेइश दिखाई पड़ रही है। इसी तरह से यदि इस वाले डायग्राम में देखा जाए नीचे, तो फ्लावर जो है रेड कलर के दिखाई पड़ रहे हैं और ग्रीन कलर का सारा घास दिखाई पड़ रहा है। पर अगर हम वर्णांध व्यक्ति की आंखों से देखें तो फिर कैसी पिक्चर आएगी, कैसी फोटो आएगी, ऐसी आएगी जिसमें फूलों का रंग जो है वो रंगीन नहीं दिखाई दे रहा, ग्रेइश दिखाई दे रहा है, और जो नीचे घास वाला ग्रीन पार्ट है वो भी ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब आपको लेफ्ट में सामान्य आंखों से दिखाई पड़ने वाला चित्र दिखाई पड़ रहा है और राइट में आपके दाहिने हाथ की तरफ ऐसे चित्र दिखाई पड़ रहे हैं जो वर्णांध व्यक्ति है, जो रंगों में विभेद कर पाने में अक्षम है। ऐसे ही ये डायग्राम देखते हैं, इसमें डॉट्स के बीच में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो उन नंबर्स में विभेद कर पाना तभी संभव है जब व्यक्ति की आंखों का सामान्य वो हो। यदि सामान्य न हो, वर्णांध व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ेगा और जिसकी नजरें कमजोर हैं उसको भी दिखना मुश्किल होगा। यहाँ पे ए वाले पोर्शन में आप देखें 25 क्लियर दिखाई पड़ रहा है और बगल में आप देखें तो 8 लिखा हुआ है जो तो हल्का ब्लूइश कलर से लिखा हुआ है। बी में यदि हम देखें तो 6 लिखा हुआ है लेकिन बहुत लाइटली विजिबल है, और ई में यदि हम देखें तो इसमें 56 लग रहा है लेकिन बहुत क्लियर तौर पे विजिबल ये नहीं है। सी में देखें तो 45 दिखाई पड़ रहा है, पर यदि हम एफ में देखें तो 29 है। अब किसी को दिखाई पड़ रहा होगा, किसी को दिखाई नहीं भी पड़ रहा होगा। ऊपर यहाँ आ जाते हैं, इधर देखते हैं, इधर 12 लिखा हुआ विजिबल है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है विजिबल है, यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है विजिबल है, यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है विजिबल है, और यहाँ पे 29 लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। तो जो विजिबल है नहीं विजिबल है, ये बिल्कुल वर्णांध व्यक्ति की आंखों से कैसा दिखाई पड़ेगा, नजर आएगा कि नजर नहीं आएगा, उसकी बात हो रही है। ठीक है, अगला हम देखते हैं बच्चों सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया क्या है? वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स नोन एज सिकल सेल डिजीज. It affects the shape of red blood cells which carry oxygen to all parts of the
बॉडी। रेड ब्लड सेल्स जो है वो यूजुअली राउंड होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं, सो दे मूव इजीली थ्रू ब्लड वेसल्स। इन सिकल सेल की सिचुएशन में क्या होता है, सिकल सेल शब्द से ही ध्यान देंगे, सेल्स का सिकल शेप्ड हो जाना ही सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। इसमें कुछ रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनका शेप जो है सिकल्स या जैसे क्रेसेंट मून होता है, कुछ उस तरीके की हो जाती हैं। These sickle cells also become rigid and sticky, which can slow or block blood flow. इस तरीके का होता है। ये आपका सामान्य बाइकॉन्केव शेप में सामान्य लाल रुधिर कोशिकाएं हैं, और कुछ रुधिर कोशिकाएं ऐसी हैं जो आकार, जिसको जो अर्धचंद्राकार कह सकते हैं या हंसियाकार कह सकते हैं या इसको सिकल शेप्ड कह सकते हैं। ये कैसी हो जाती हैं, ये अपना ब्लड के फ्लो को भी थोड़ा सा स्लो कर सकती हैं और स्टिकी होती है नेचर में, तो ये ब्लड फ्लो को ब्लॉक भी कर सकती हैं। इसमें क्या चेंजेस होते हैं सिकल सेल एनीमिया में बच्चों? इसमें देखेंगे सामान्य तौर पर HBB सीक्वेंस इन नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जो ये कॉम्बिनेशन जो जीन का दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे 6 नंबर पे GAG की जगह पे GLU एमिनो एसिड जो है वो आ जाता है। इसमें बीटा ग्लोबिन जो जीन होती है, इस डिफेक्ट में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसकी 6th पोजीशन पे, यानी कि इस जगह पे ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन वैलीन द्वारा हो जाता है। यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नीचे देखें वैलीन के द्वारा हो जाता है। तो ये जो है ये कहा, ये म्यूटेंट वाला जीन है, उसका बीटा ग्लोबिन का चेन, और ये सामान्य बीटा ग्लोबिन का चेन है ना। इसके बाद आपको फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में लिखना है, और उसके बाद आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको डाउन सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में जानना है और टर्नर सिंड्रोम के बारे में भी जानना है। तो 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जानना है आपको, और एक आपको अभी जानना है इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में लिखेंगे। ये क्या है, यह एक जन्मजात यानी कि इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर है। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट affected individuals में
फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलने वाला एंजाइम जिसका नाम क्या है, फिनाइल एलेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। नहीं पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण फिनाइल एलेनिल जो है वो जमा हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, ये जमा हो जाता है तो ये चेंज होता जाता है किस चीज में, फिनाइल पायरुविक एसिड में। और फिनाइल पायरुविक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, फिनाइल पायरुविक एसिड या दूसरे किसी डेरिवेटिव्स में बदल जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ब्रेन में अगर ये जमा होता है ना, तो इसके कारण मेंटल रिटार्डेशन होती है ना। अब लिखेंगे कि ब्रेन में इसके जमा होने के कारण, ब्रेन में इसके जमा होने के कारण मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। मेंटल रिटार्डेशन होती है। और किडनी द्वारा पुअर एब्जॉर्प्शन के कारण ये, अगर किडनी द्वारा पुअर एब्जॉर्प्शन यानी सही तरीके से उसका अवशोषण नहीं होता, यूरिन में इसका सिक्रीशन होता है, यानी कि मूत्र में ये स्रावित होती है ना। तो ये किसके बारे में हो गया, ये हो गया फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। अब आपको नेक्स्ट देखना है बच्चों डाउन सिंड्रोम के बारे में। उसके नेक्स्ट हमें क्या देखना है, देख लेंगे हम। सबसे पहला हम देखेंगे, देखिए अब कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में हम कुछ पॉइंट्स समझेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ थोड़ा सा समझेंगे। क्या क्या, देखिए हो सकता है
एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का मतलब तो क्रोमोसोम्स में कोई डिसऑर्डर होगा तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है कि एक या एक से अधिक क्रोमोसोम्स की अनुपस्थिति, एक या एक से अधिक क्रोमोसोम्स की अनुपस्थिति। दूसरा अधिकता या क्या, या एबनॉर्मल अरेंजमेंट, एबनॉर्मल अरेंजमेंट है ना, उसकी वजह से क्या होते हैं, इसके कारण हो जाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आपको दो वर्डिंग्स आएंगी, एक तो होगी एन्यूप्लॉइडी और दूसरी होती पॉलीप्लॉइडी, है ना। एक क्या होगी एन्यूप्लॉइडी, तो ये एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, इसको भी अलग से लिख लेंगे। एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी क्या है, जब सेल डिवीजन हो रहा हो तो सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन होता है, क्रोमैटिड जो अलग अलग होते हैं उनका क्रोमैटिड सेग्रीगेशन फेल हो जाए, तो एक क्रोमोसोम या कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो क्या कहलाएगा, एन्यूप्लॉइडी कहलाएगा। क्या लिखेंगे, कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान यदि क्रोमैटिन सेग्रीगेशन जो होता है फेल हो जाए तो क्या होगा, एक क्रोमोसोम अधिक या कम हो जाए, एक गुणसूत्र अधिक या कम हो जाए तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाएगी, ऐसी सिचुएशन को हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी। इसके अलावा एक और वर्डिंग है जिसको हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो ये पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, पॉलीप्लॉइडी का मतलब है कि टीलोफेज के दौरान, इसको नोट करेंगे, आप इसको नोट करेंगे, पॉलीप्लॉइडी वाला भी आपने लिखा है, एक तो एन्यूप्लॉइडी, दूसरा लिखेंगे आप पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल भी लिखेंगे आप, एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल लिख लेंगे, ये आपका है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, लिखेंगे पॉलीप्लॉइडी, ये क्या होता है, सेल डिवीजन की जब टीलोफेज हो तो टीलोफेज के दौरान
टीलोफेज के दौरान क्या होता है? टीलोफेज के बाद क्या होती है? साइटोकाइनेसिस होती है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है ना। तो जिस समय साइटोकाइनेसिस हो रही होती है, साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या होता है? साइटोकाइनेसिस के दौरान इसमें क्रोमोसोम का पूरा एक सेट बढ़ जाए, है ना। क्रोमोसोम का पूरा एक सेट बढ़ जाने पर क्या होती है? पॉलीप्लॉइडी होती है। ये तो किसकी बात हो गई बच्चों? ये हो गई आपकी पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी की बात, है ना। डाउन सिंड्रोम, इसके बाद आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में लिख लेना है कि डाउन सिंड्रोम में एक्चुअल में क्या होता है। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी पाई जाती है। डाउन सिंड्रोम अ जेनेटिक क्रोमोसोम 21 डिसऑर्डर कॉजिंग डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डिलेज। डाउन सिंड्रोम कैसा है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो तब होता है जब एबनॉर्मल सेल डिवीजन के कारण रिजल्ट होती है क्या? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आ जाता है क्रोमोसोम 21 के रूप में। डाउन सिंड्रोम causes a distinct facial appearance, intellectual disability and developmental delays. It may be associated with thyroid or heart diseases. बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी के बारे में जाना। आपने हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में भी रिपीट किया और डाउन सिंड्रोम के बारे में भी जाना। आज की क्लास में इतना ही। That's all for today. Have a nice day. Take care.